डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में समंकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि समंक हमारे दो प्रकार के होंगे। एक प्राथमिक समंक, जिन्हें अनुसंधानकर्ता पहली बार एकत्रित करता है, यानी ये मौलिक समंक होंगे। इससे पहले किसी और व्यक्ति या संस्था ने उन समंकों को एकत्रित नहीं किया है। दूसरे प्रकार के समंक सेकेंडरी डेटास। द्वितीय समंक वे समंक हैं जो पहले से एकत्रित हैं, अनुसंधानकर्ता केवल उनका उपयोग अपने अनुसंधान के लिए करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि यह जो अनुसंधान करता है, अनुसंधान के लिए जो समंक एकत्रित किए गए हैं, इन समंकों को निर्दर्शन विधि के आधार पर या संगणना विधि के आधार पर इनका उपयोग करे। वो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अनुसंधान करता है, जो किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा है, किसी विषय को उसने चयन किया है, इसके लिए सबसे पहले वह देखता है कि उसके क्षेत्र में आने वाली इकाइयाँ क्या हैं, कितनी इकाइयाँ हैं। उनको हम समग्र बोलते हैं, पॉपुलेशन या यूनिवर्स। जैसे हम ये अध्ययन करना चाहते हैं कि जयपुर ज़िले के अंतर्गत कॉमर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने लोग आईएएस में चयनित होते हैं, तो हमारा समग्र होगा कि जयपुर ज़िले में रहने वाले वे सभी विद्यार्थी जो कॉमर्स में विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, क्योंकि आईएएस के लिए मिनिमम आपके चाहिए 12, मिनिमम आपको बीकॉम पास होना चाहिए, वही व्यक्ति आईएएस का एग्ज़ाम दे सकता है। तो बीकॉम पास व्यक्ति हमारे यूनिवर्स का पार्ट होंगे। ये यूनिवर्स, जैसे मैंने पिछली बार उदाहरण दिया कि क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अध्ययन करना चाहता हूँ, तो क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ ये सभी यूनिवर्स होंगी। तो जितना हमारा एरिया बड़ा होगा, यूनिवर्स भी उतना ही बड़ा होगा। अब ये जो यूनिवर्स हमारा, यह यूनिवर्स दो प्रकार का हो सकता है, एक सीमित और एक अपरिमित। सीमित तो जिनकी संख्या सीमित हो, एक सीमा तक सीमित हो, जिनको काउंट किया जा सकता हो, वह परिमित समंक कहलाएंगे, समग्र कहलाएगा। जैसे विद्यार्थियों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। कुछ समग्र अपरिमित होंगे, जैसे आकाश में तारे, अपने सर पर बालों की संख्या, ये सब अपरिमित समंक कहलाएंगे। अब ये जो समंक है हमारे समग्र है, इस समग्र में से समंक एकत्रित करने के लिए दो तरीके काम में लेते हैं। एक तो होता है सेंसस का तरीका, संगणना विधि, और दूसरा होता है निर्दर्शन विधि, सैम्पलिंग मेथड। जब हम संगणना विधि का प्रयोग करते हैं तो हमारे क्षेत्र में आने वाली सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उस में कोई भी इकाई नहीं छोड़ जाती जिसका अध्ययन हम नहीं करेंगे, या जिनके बारे में समंक एकत्रित नहीं करेंगे। जैसे हमें गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू के विद्यार्थियों
कि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि उनकी पारिवारिक आय कितनी है, तो हमको कॉलेज में पढ़ने वाले 2500 विद्यार्थी हैं, ये हमारा यूनिवर्स होगा। इन 2500 सभी विद्यार्थियों का यदि अध्ययन किया जाता है तो ये संगणना अनुसंधान विधि कहलाएगी। हम 2500 व्यक्तियों से उनकी पारिवारिक आय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह जो तरीका होगा या जो विधि होगी वह संगणना अनुसंधान विधि कहलाएगी। यह विधि वहाँ पर अधिक उपयुक्त है जहाँ पर हमारा क्षेत्र सीमित है, जहाँ तक हम हर इकाई तक अप्रोच कर सकते हैं और हमारे पास में पैसे का कोई अभाव नहीं है, वित्तीय संसाधनों का अभाव नहीं है। इस प्रकार जब हम हर इकाई का अध्ययन करेंगे तो हम अधिक शुद्धता से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, हमारे परिणाम अधिक शुद्ध होंगे। जहाँ अधिक परिणाम की शुद्धता आवश्यकता है वहाँ हमें संगणना अनुसंधान ही काम में लेना पड़ेगा। जहाँ पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है वहाँ पर भी हमें संगणना अनुसंधान का उपयोग करना होगा। इस विधि का प्रमुख लाभ ये है कि जैसा कि हमने इसकी देखा कि गहन अध्ययन संभव है, शुद्धता की आवश्यकता होती है, अधिक विश्वसनीय परिणाम होते हैं। यही बातें इसके गुणों को भी परिलक्षित करती हैं कि यहाँ पर विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, परिणाम हर इकाई से सूचना प्राप्त की गई है, इसलिए परिणाम विश्वसनीय होंगे और इनमें कोई विजातीयता नहीं होगी क्योंकि अनुसंधानकर्ता ने प्रत्येक इकाई से सूचना प्राप्त की है। लेकिन दोष के रूप में यदि जानना चाहें, इसका प्रमुख दोष है कि सीमित क्षेत्र में इसका प्रयोग हो सकता है, क्योंकि जैसे क्षेत्र विस्तृत होता जाएगा सब इकाइयों से संपर्क करना ये संभव नहीं हो पाएगा। यदि हमारे पास में समय, श्रम और धन अधिक लगता है, दिन का अभाव है, तो भी इस विधि का प्रयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब हमारी दूसरी विधि है निर्दर्शन अनुसंधान विधि, सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड। सैम्पलिंग के बारे में हम सब लोग जानते हैं, व्यवहार में इसका प्रयोग भी करते हैं। आप सब छात्राएं अपने घर के अंतर्गत जब चावल पकाती हैं तो हम 1 या 2 दाने निकाल कर चावल को देख लेते हैं कि चावल पके या नहीं पके। यही हमारी सैम्पलिंग है कि हमने यदि 1000 चावल पकाए हैं, उनमें से 2 दाने निकाले, उन 2 दानों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया कि सभी चावल पके हैं या अभी और पकाने हैं हमको। अनुसंधान विधि में भी हम यही करते हैं कि जो हमारा समग्र है, जितनी इकाइयाँ हमारे पास में हैं, उनमें से कुछ इकाइयों का हम चयन करें, उनका अध्ययन करें और परिणाम निकालने, और परिणाम सभी इकाइयों पर लागू होंगे, केवल उन इकाइयों पर नहीं जिनका हमने अध्ययन किया है। जैसे पहले उदाहरण दिया था, 2500 विद्यार्थी महाविद्यालय में पढ़ते हैं, उन छात्राओं की आर्थिक स्थिति जाननी है हमें, तो पारिवारिक आय प्राप्त करनी है। हमने ये किया कि भाई 2500 संपर्क करना थोड़ा कठिन होगा, हम केवल इनमें से 50 विद्यार्थियों का अध्ययन करेंगे। तो 50 विद्यार्थियों का अध्ययन क्या है, ये चयन किसी भी आधार पर कर सकते हैं। 50 विद्यार्थी कौन से होंगे, यह हम किसी भी आधार पर, इनका चाहे लॉटरी के आधार पर चयन कर सकते हैं, कागज हम इनमें से कुछ आर्ट्स के विद्यार्थी आ जाएं, कुछ कॉमर्स के विद्यार्थी आ जाएं, कुछ साइंस के विद्यार्थी आ जाएं, कुछ शहरी क्षेत्र के आ जाएं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के आ जाएं। ऐसा वर्गीकरण करके भी अपना 50 का सैंपल हम ले सकते हैं। आप जो सैंपल लिया है, सूचना उन्हीं के बारे में प्राप्त की जाएगी, उन्हीं एकत्रित की जाएगी, उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन जो निष्कर्ष निकालेंगे वह निष्कर्ष 2500 विद्यार्थियों पर लागू होंगे, केवल उन 50 विद्यार्थियों पर लागू नहीं होंगे। अब देखिएगा, ये कई बार व्यवहारिक है कि हमको इसी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा कुछ स्थितियों के अंतर्गत।
जैसे हमें किसी मरीज़ के रक्त की जांच करनी है तो वहाँ पर तो हम संगणना अनुसंधान विधि काम में नहीं ले सकते कि पहले तो ये करें कि उस मरीज़ का सारा खून निकालें, उस पूरे खून की जांच करें हम। जब हम सारा खून निकाल लेंगे किसी मरीज़ का तो मरीज़ जिंदा रहेगा क्या? तो यहाँ पर संगणना अनुसंधान ही काम में लेना पड़ेगा। उसके शरीर से कुछ ड्रॉप्स हमने निकाली, उन ड्रॉप्स का हमने अध्ययन किया और उसके आधार पर हमने उसके जो ब्लड से जो हम अध्ययन किया है 2 ड्रॉप्स का या 2 ml जो खून निकाला उसका जो अध्ययन किया है, उसके बाद उस अध्ययन के आधार पर हम उसके पूरे शरीर में के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी तरह एक उदाहरण और ले सकते हैं हम माचिस की तिल्ली का। माचिस जो हम खरीद के लाए हैं, ये माचिस सही है या नहीं है, सभी तिल्लियाँ काम करेंगी या नहीं करेंगी। तो हम तो ये तो नहीं देखते कि माचिस की एक डिब्बी निकाली, उसमें 50 तिल्लियाँ हैं, 50 तिल्लियों को जला जला के देखेंगे भाई सभी तिल्ली काम करती है नहीं करती। हम वहाँ पर भी यही करते हैं कि 1-2 तिल्ली जला कर देखते हैं, यदि वो ठीक प्रकार से जल रही हैं तो हम कहते थे माचिस अच्छी है, माचिस की सारी तिल्लियाँ अच्छी हैं। यह सैम्पलिंग मेथड है जिसमें कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन करके परिणाम समस्त इकाइयों के लिए निकाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इस विधि का प्रयोग करें तो एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम सैंपल का चयन करें वह सैंपल की साइज उचित होनी चाहिए, उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। यानी हर इकाई को उस सैंपल में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे 2500 इकाइयाँ हैं, हर इकाई को सम्मिलित होने की संभावना कितनी होगी? 1/2500, यानी कोई भी इकाई सम्मिलित हो सकती है। वह सब इकाइयों को प्रतिनिधित्व इकाइयाँ होनी चाहिए। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि आर्ट्स का विद्यार्थी भी आना चाहिए, कॉमर्स का विद्यार्थी भी आना चाहिए, साइंस का विद्यार्थी भी आना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र से भी आना चाहिए, शहरी क्षेत्र से भी आना चाहिए, व्यापारी वर्ग का भी आना चाहिए, किसान वर्ग का भी आना चाहिए, मजदूर वर्ग का भी आना चाहिए। तो हम कुछ वर्गों में बांटकर फिर उन इकाइयों का चयन कर सकते हैं ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके। यह यदि हमने ऐसा किया तो हमारे परिणाम उतने ही शुद्ध होंगे जितने परिणाम हमारे संगणना अनुसंधान विधि से प्राप्त होते हैं। अब इस विधि का प्रयोग इस विधि का प्रयोग कब करना चाहिए, इस विधि के लाभ क्या हैं, इस विधि की क्या सीमाएं हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। हम जो सैम्पलिंग मेथड काम में लेते हैं तो इसमें हमारा समय बचता है, हमारा पैसा भी बचता है, क्योंकि कम समय के अंतर्गत कम एरिया के अंतर्गत हम लोगों को संपर्क करना है। इस कारण से ये बचत होगी हमारी और निष्कर्ष लगभग वही प्राप्त होंगे संगणना अनुसंधान में प्राप्त होते हैं। ये वैज्ञानिक विधि भी है, ऐसा नहीं कि ये वैज्ञानिक विधि नहीं है, वैज्ञानिक विधि है जिसका व्यवहार में सबसे अधिक उपयुक्त होता है। इसके कुछ दोष भी हैं कि जहाँ हमें माइक्रो स्टडी करनी, सूक्ष्म अध्ययन करना है, वहाँ इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ सभी इकाइयों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। प्रतिनिधि चयन करने में कठिनाई होती है। कई बार जो सैंपल चयन किया जाता है उसमें जो चयन करने वाला उसकी व्यक्तिगत पक्षपात सामने आता है, विशिष्ट नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। यदि यह तरीका नहीं अपनाया गया तो हमको निदर्शन विधि के अंतर्गत वह परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जो संगणना अनुसंधान में प्राप्त होते हैं। अब कौन कौन सी दशाएं हैं जहाँ पर हमें सैम्पलिंग मेथड का यूज करना चाहिए कि जहाँ पर क्षेत्र विस्तृत हो, असीमित हो, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर अध्ययन के दौरान इकाइयाँ नष्ट होने की संभावना हो, जैसे कोई हमारे पेरिशेबल गुड्स है जो नष्ट हो सकती हैं, वहाँ पर हमें इसी का प्रयोग करना चाहिए। दूध है, फट सकता है, दूध का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो सैम्पलिंग मेथड ही काम लेंगे। ब्लड की जांच करना चाहते हैं, सैम्पलिंग मेथड ही काम लेंगे हम। जहाँ पर इकाइयों में अधिक विविधता हो वहाँ पर भी इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर हमारे संसाधन सीमित हों
तो भी हमें इस विधि का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ पर 100% शुद्धता की आवश्यकता नहीं हो वहाँ पर भी इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह विधि हमारे समय, श्रम और धन को बचाती है और परिणाम उसी प्रकार प्राप्त होते हैं जैसे संगणना अनुसंधान में प्राप्त होते हैं। अब आपको संगणना अनुसंधान और निर्देशन विधि, सैम्पलिंग मेथड, दोनों को मैंने आज बताने का प्रयास किया है। आपको समझ में आया होगा। कोई भी कठिनाई हो आपको तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।